सो जो कल हमने किया दैट वाज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमने एक बैलेंस शीट स्टार्ट करी थी, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। और जो हमने कल डिस्कस किया उसमें हमने बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी को बैलेंस शीट ऑफ अ सोल ट्रेडर के साथ कंपेयर किया था। और हमने कल ये डिस्कस भी किया था कि सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें किसी खास रूल की रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती है। हम जरूरी नहीं है कि हम करंट एसेट्स को और नॉन करंट एसेट्स को जो है वो क्लासिफाई करके फिर करंट को अलग से लिखें और नॉन करंट को अलग से लिखें। दो देयर इज अ टॉपिक दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देयर इज अ टॉपिक, बट स्टिल कोई जरूरी नहीं है वहां पे करना। वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी हमने कल भी डिस्कस किया था, इट इज मैंडेटरी एज पर द फॉर्मेट गिवन इन डैश the balance sheet should be prepared, fill in the blank, format given in dash, Yasmin. So Companies Act 2013. Exactly, very good answer. It is Companies Act 2013, whatever has been mentioned in that act, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और हमने ये कल डिस्कस भी किया कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन अ बैलेंस शीट ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। उसमें एक डिफरेंस कोई बता सकता हो मेरे को? आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अपने आप को अनम्यूट रख सको, इफ यू आर इन दैट पोजीशन, दैट विल बी वेरी गुड। अगर किसी की आवाज आ रही है वो अलग बात है, वो मत करना, थोड़ी बहुत आवाज हम भी सहन कर लेंगे, ज्यादा आ रही है मत करना। इट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम कि जब आप दोबारा अपने आप को अनम्यूट करते हो, फिर म्यूट कर लेते हो, फिर अनम्यूट करते हो। इफ यू कैन कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड इट विल बी बेटर। और जिन्होंने हैंड रेज किया है वो अनम्यूट करके ही हैंड रेज करें। अगर आपने हैंड रेज किया वो और म्यूट नहीं म्यूट किया हो अपने आप को, मैं पूछ नहीं पाऊंगा बेटा, टाइम नहीं हम वेस्ट कर सकते। डिफरेंस हिमांशु। Sir, balance sheet of sole trader is prepared horizontally and balance sheet of company is made vertically. एग्जैक्टली बेटा, एक डिफरेंस ये था कि जो बैलेंस शीट है ऑफ अ कंपनी इट इज प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म। यही था। पहले हम कैसे कर रहे थे? हम हॉरिजॉन्टल कर रहे थे ना, इधर हमारी हम बना रहे थे बैलेंस शीट, इधर हमारी लायबिलिटीज, उधर हमारी एसेट्स, कैसे बन रही थी? फाइन। अब क्या होगा? ऊपर लायबिलिटीज रहेंगी, नीचे एसेट्स रहेंगी। सेकंड डिफरेंस क्या था? एक और डिफरेंस माने आप। सोल ट्रेडर में सिर्फ हम करंट ईयर का लिखते थे अमाउंट्स, बट कंपनी में करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों का लिखते। वेरी गुड। अमाउंट कॉलम दो बन जाएंगे अब ऐसे करके। अब माने कौन सा कॉलम करंट ईयर का होगा और कौन सा प्रीवियस ईयर का? जो फर्स्ट कॉलम है वो करंट ईयर, जो सेकंड कॉलम है वो प्रीवियस। बिल्कुल ठीक है। माने करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? पर्टिकुलर्स। ऐसे ही था। एक और डिफरेंस मिताली। So सोल ट्रेड में सिर्फ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वर्ड लिखते हैं एंड कंपनी में लाइबिलिटी एंड इक्विटी। बिल्कुल ठीक है मिताली, हम वहां पे वर्ड यूज कर रहे थे लायबिलिटीज एंड एसेट्स, यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स विल रिमेन एसेट्स। लायबिलिटीज को हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में चेंज कर देंगे। इक्विटी मींस अपना पैसा, लायबिलिटी मींस बाहर वालों का, ओनर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, जो बाहर से पैसे लिए। एसेट्स विल रिमेन एसेट्स। तो जो पहले हम यहाँ पे लायबिलिटीज लिख रहे थे उसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेंशन कर देंगे, और नीचे एसेट्स आएंगी, एसेट्स विल रिमेन एसेट्स ओनली। कोई और डिफरेंस भी है यहाँ? कुछ मैंने कुछ और छोड़ा हो? सानिया। सर इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम भी आता है नोट नंबर का, जो सोल ट्रेड होता है इसमें बैलेंस शीट में वो नहीं आता है। यस एग्जैक्टली बेटा, नोट नंबर कॉलम, छोटा सा कॉलम नोट नंबर आएगा। ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि इसको हम करेंगे बाद में, लेकिन हम फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए हम एक नोट नंबर कर रहे हैं। बड़ा कॉलम इंपॉर्टेंट ये वाला। इट इज जस्ट लाइक अ कॉलम पेज इंडेक्स। आपकी बुक में होता है इंडेक्स पेज, होता है स्टार्टिंग में कि इस पेज नंबर पे ये वाला चैप्टर है, इस पेज नंबर पे ये वाला चैप्टर है। आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो वहां लिखते हो ना, इस पेज नंबर पे क्वेश्चन है, इस पेज नंबर पे सोल्यूशन है, इस पे बिब्लियोग्राफी है, इस पे एक्नॉलेजमेंट है, सर्टिफिकेट। याद है? जस्ट लाइक दैट। डिस्कस इसको बाद में करेंगे, हल्का टच दिया है बिकॉज आज जो मैंने करवाना है उसके लिए कॉलम जरूरी नहीं। फाइन। ना पॉइंट, कमिंग टू दैट पॉइंट, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, सोल ट्रेड या पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि जो हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। यू नो कि सोल ट्रेड का कोई एक्ट ही नहीं है। पार्टनरशिप का अगर कोई एक्ट है 1932 वाला, तो उसमें उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने बैलेंस शीट को इस फॉर्मेट में बनाना है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि बैलेंस शीट जो है वो इसी ही फॉर्मेट में बनाई जाएगी।
फाइन। एक मैंने आपको पिक्चर शेयर करी थी ग्रुप में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अगर बुक है दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं है तो पिक्चर वो मैंने इसीलिए शेयर की थी विदाउट बुक वाले बच्चों के लिए। एट पेज नंबर 1.6 आप देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए आपको 4 हेड्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, और बोल्ड किए हुए हैं वो। उसमें फर्स्ट कौन सा हेड है देखना जरा एक बार, फर्स्ट कौन सा है? शेयर शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड कौन सा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड कौन सा है? नॉन करंट liabilities. और फोर्थ कौन सा है? करंट Liabilities. ये आपकी एसेट लायबिलिटी साइड होगी पूरी, ठीक है। यहाँ ऐसे वैल्यूज की आ जाएंगी, और इधर जब आप एसेट स्टार्ट करोगे तो आपको मेन हेड्स कौन से दिए हुए हैं, सिर्फ मेन बताने हैं आपने, नंबर 1 और नंबर 2 तो ओनली आर देयर। करंट एसेट, non-current assets. सेकंड इज करंट एसेट। करंट एसेट्स की वैल्यूज अमाउंट्स आ जाएंगी, एट द एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज will be equal to assets current year also and similarly previous year also. These are the main heads. Now coming to the sub heads. अब आप देखिए जो शेयर होल्डर्स फंड है वही पेज पे देखना, इसके अंदर आपको A B C करके आइटम्स दी हुई है क्या? A क्या है उसमें? Share capital. This is sub head. Shareholder fund is main head. Share capital is sub head. सेकंड क्या है सब हेड इसमें? रिजर्व्स एंड Reserves and surplus. थर्ड सब हेड क्या है? मनी रिसीव्ड Money अगेंस्ट received against share warrants. शेयर वारंट। जो सेकंड मेन हेड है, मेन हेड वो कौन सा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यस, इट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका कोई भी सब हेड नहीं है, इट इज ओनली मेन हेड। ऐसे ही है थर्ड जो आपका मेन हेड है लायबिलिटी साइड पे नॉन करंट लायबिलिटीज में, उसमें फर्स्ट सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, long-term borrowings and deferred tax liabilities and other long-term liabilities and long-term provisions. My idea is to tell you what is main head and what is sub head. समझ आ रही है बात? अगर हम फॉर्मेट में देखिए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो बोल्ड में दिया हुआ है आपको, जो न्यूमरल्स में दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, चाहे वो एसेट्स में है चाहे वो लायबिलिटीज में है, वो मेन हेड है। ऐसी है क्या? और जो आपको सब हेड्स दिए हुए हैं वो ABC में दिए हुए हैं और बोल्ड भी नहीं है, वो सब हेड्स है। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? इससे आगे तब चले, ठीक है। ये तो आपको बैलेंस शीट में दे ही दिया गया है, जो कंपनी एक्ट में लिखा ही हुआ है उसमें। डन। इसके बाद आती है आइटम्स, थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आइटम्स, मेन हेड, सब हेड एंड आइटम्स। अब आइटम्स क्या है? आइटम्स जो सब हेड के अंडर है। मेन हेड क्या है? कलेक्शन ऑफ सब हेड्स, और सब हेड्स क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मींस पहले मेन हेड, फिर सब हेड, फिर आइटम। अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल में जो आइटम्स हो सकती हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स आर देयर? टाइप्स ऑफ शेयर्स या शेयर कैपिटल्स 11th में हमने किया हुआ है ये, अनिरुद्ध। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो आइटम्स क्या बन गई शेयर कैपिटल में? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल, आइटम्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब सपोज क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर या 3 मार्कर आराम से बन जाता है। 3 मार्कर बड़े आराम से बनता है, 1 मार्कर तो बन ही रहा है ना, क्लियर कट ही बन रहा है। आपको आइटम दी होती है कि ये वाली आइटम है, ये कौन से मेन हेड में आएगी, ये कौन से सब हेड में आएगी, ये क्वेश्चन आता है, बड़ी इजीली बन जाता है। 1 मार्कर 3 मार्कर बड़े इजीली बन रहा है। मेन आपको आइटम दी होनी है, उसने पूछना है इसका मेन हेड कौन सा है और सब हेड कौन सा है। लाइक आपको दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का मेन हेड और सब हेड क्या क्या है बताएंगे मेरे को आप? हैंड रेज करके बताना। इक्विटी शेयर कैपिटल का मेन हेड और सब हेड, एनीबडी एल्स? अदिति, अदिति
Sir, main head shareholders fund यस, and subhead share capital. शेयर कैपिटल। जब आपने दोनों चीजें लिख दी आपको 1 मार्क मिल जाएगा पूरा। मेन हेड ये है और सब हेड ये है। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, हम मेन हेड के साथ साथ सब हेड डिस्कस करेंगे और मैं भी आपको सब हेड की जो मेन आइटम्स है वो मैं लिखवा दूंगा। चले स्टार्ट करें। करें इसको। फाइन। शेयर होल्डर फंड में अब लिखिए आप आइटम्स ऑफ शेयर कैपिटल। आइटम्स ऑफ शेयर कैपिटल। नंबर 1 is equity share capital and number 2 is preference share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें आइटम्स और भी रहेंगी लेकिन स्टार्टिंग है अभी मैं आपको सिर्फ वो लिखवा रहा हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, है ना। 2-2, 4-4 आइटम्स। उसके बाद जब और थोड़ा सा आपको इजी वाला आ जाएगा आइटम, इसमें हम बाद में ऐड साथ में करते रहेंगे। जैसे ही आप आइटम लिख ले हो हर सब हेड के नीचे आप 2-2, 3-3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देना, बिकॉज बाद में और पॉइंट्स भी आने हैं, उसको आप उसमें लिख सकते हो। सेकंड आपका सब हेड कौन सा है? सेकंड सब हेड Reserves and surplus. Reserves and surplus. तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेड है ना, इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। वन इज रिजर्व एंड अदर इज सरप्लस। सरप्लस मीन जो प्रॉफिट्स हमारे हैं इस साल के या पड़े हुए हैं पिछले साल के, चाहे इस साल के हो चाहे पिछले साल के। रिजर्व इज दैट अमाउंट विच हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा भी था चैप्टर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में। रिजर्व इज दैट अमाउंट which has been kept aside out of profits. The idea is to dash, fill in the blank. Idea to create reserve is to dash. Strengthen the financial position. Exactly, दीदी बिल्कुल ठीक है। It is to strengthen the financial position. केतन आपका भी आंसर ठीक है, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपका भी आंसर यही था। जिसका आंसर यही था, जिसने हैंड भी नहीं रेज किया उसका भी ठीक है। The idea of creating reserves is to strengthen the financial position of the business. जैसे पेरेंट्स घर पे पैसा जो है वो सारा खर्च नहीं करते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ सेव कर लेते हैं। आइडिया इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फैमिली। सेम वे रिजर्व्स वो होती हैं। सरप्लस मींस प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, वो चाहे इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो। ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम रिजर्व जो है इसका आप लिखिए, रिजर्व का इसकी आइटम्स। जनरल रिजर्व एक मैंने बोल दी है, बाकी आप बोल सकते हो। जनरल रिजर्व के अलावा कोई और? कनिका? Specific reserve. स्पेसिफिक रिजर्व का नाम एग्जांपल दे दीजिए बेटा। स्पेसिफिक ठीक है, इसके आगे कुछ कितन? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बिल्कुल ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये भी आज लास्ट ईयर आया था। और कोई रिजर्व? एनी रिजर्व, नॉट जर्नल और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यस, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। Investment fluctuation reserve. वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब लिख लीजिए बेटा, ये पॉइंट्स आने हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वेरी गुड। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमने डिस्कस किए हैं अभी। एक और लिखिए कैपिटल रिजर्व, पहले आया था कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, अभी मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल रिजर्व, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, कैपिटल रिजर्व। देन आप लिख लीजिए इसमें रिजर्व फंड और रिजर्व। सिंपल रिजर्व भी हो वो भी खुद ही वैसे रिजर्व है, एक मेन हेड सब हेड ये है। रिजर्व भी लिखा हो वो भी इसी में ही आएगा। ये एक और होता है रिजर्व, हमने लास्ट ईयर किया था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डी, 3 लेटर हैं इसके। फर्स्ट लेटर जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है डी से, एक हिंट ही है। डोंट गो फॉर डिबेंचर्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो चुका है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो चुका है। ऑफ कोर्स लास्ट वर्ड इज रिजर्व। सेकंड स्टार्ट्स फ्रॉम ई, अब याद आ सकता है आपको। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम डी, सेकंड फ्रॉम ई एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स इट इज रिजर्व। Dividend equalization reserve. Tanya, very good Tanya, it is dividend equalization reserve.
डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये आप लिख लीजिए, आइटम्स हैं ये सारी। अब क्वेश्चन आपको आएगा, सपोज व्हाट इज द मेन हेड एंड सब हेड ऑफ से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देन यू विल से मेन हेड इज शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड इज रिजर्व एंड सरप्लस। डन, ठीक है। देन थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं, से काट दीजिए, it will not be evaluated in CBSE exam. Then coming to the second main head, that is the share application money pending allotment, it is also not there in the syllabus, ये भी आप काट दीजिए। इसे हम करेंगे, हल्का सा हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, जस्ट फॉर नॉलेज सेक कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे ही नहीं, बट ये सिलेबस में नहीं, इसको वो 80 मार्क्स वाले पेपर के लिए इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसके लिए तैयार मत करना, नॉलेज सेक के लिए हम जरूर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। करें आगे। देन इसके बाद क्या है, Non-current liabilities. जिसको इस साइड को हम जो पहले 11th में सिर्फ लायबिलिटी साइड बोलते थे, अब उसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल रहे हैं। तो जो ये पहली दो है, ये दोनों इक्विटी की है, जो नेक्स्ट दो है ये लायबिलिटीज की। इक्विटी मीन्स अपना पैसा, शेयर होल्डर्स फंड्स भी कह देते हैं इसको, प्रोप्राइटर्स फंड्स भी कह देते हैं इसको ओनर्स फंड्स भी कह देते हैं, इसको इंटरनल इक्विटी भी कह देते हैं। इंटरनल इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड्स, ये सारे इसके ही नेम्स हैं। और लायबिलिटीज को फिर क्या कहते हैं, गिव मी वन नेम फॉर दिस, मैंने पहले भी बताया था, अब जो मैंने बताया है उसकी हेल्प से आप बता सकते हो लायबिलिटी को, और हम क्या कहेंगे, एनीवन? यस केतन। borrowed funds. borrowed funds, वेरी गुड, हमने 11th में भी किया था ना ये। इफ इक्विटीज आर ओनर्स फंड्स, ओन्ड फंड्स, देन लायबिलिटीज आर बोरोड फंड्स, जो हमने बाहर से, ये हमारा पैसा जो हमने लगाया हुआ है, लायबिलिटीज वो जो हमने बाहर वालों से लेके लगाया हुआ है, आउटसाइडर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। क्लियर यहाँ पे, ये ठीक है, फाइन। अब अगर हम लायबिलिटीज में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को अलग अलग कर ले, द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इन दिस फॉर्मेट इज whether the asset or liability is current or non current। बड़ी सिंपल सी बात है, whether it is current और non current। हमने करंट और नॉन करंट का डिफरेंस 11th में बड़े इजीली किया हुआ है, 12 महीने वाला पॉइंट था हमारा, हालांकि वो पॉइंट अब थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, वो सिर्फ 12 मंथ्स पॉइंट ही रहेगा, वो थोड़े एक दो उसमें पॉइंट्स और ऐड होंगे, लेकिन हम आज की डेट में उसके बेस पे ही करेंगे कि व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज नॉन करंट। एनी लायबिलिटी which is due to be paid within 12 months of the preparation of balance sheet is termed as dash liability. Current liability. Current liability. And any liability which is due to be paid after 12 months, that is Non-current liability. मेन इसका डिफरेंस ये है, इसमें हम बाद में एडिशन और करेंगे, आज नहीं करेंगे। जब आपको समझ आ जाएगा ना पॉइंट सारा, फिर हम उसको ऐड करेंगे इसमें, जब सम्स भी करेंगे उसकी। सो कोई लायबिलिटी वो कहाँ से गिनने हैं, 12 महीने, आज से गिन लेने, कब से गिनने हैं वो 12 महीने फ्रॉम द Preparation of balance sheet. एग्जैक्टली फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च को, आज है 31 मई सपोज, तो आज की नहीं गिननी, बैलेंस शीट की डेट गिननी। अगर आज बैलेंस शीट बन रही है फिर आज की गिन लेंगे, डेट ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि हमने उसमें लिखना है ना अपने लायबिलिटीज को, राइट। सो जो लायबिलिटीज 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाएंगी वो करंट है हमारी, और जो 12 महीने के बाद पे होंगी वो हमारी नॉन करंट। ठीक, अब आप नॉन करंट लायबिलिटीज में देखिए फर्स्ट सब हेड कौन सा है, फर्स्ट सब हेड कौन सा, Long-term borrowings. yes, means those borrowings which have been taken for a period of more than 12 months, ऐसे ही है। इसकी एग्जांपल्स लिखिए, अब आइटम्स मतलब वो लिखिए। डिबेंचर्स एक मैंने बता दिए, एक आप बता दीजिए, डिबेंचर के साथ लगता है कुछ? यस, डिबेंचर के साथ साथ, हाँ जी, Bonds. बॉन्ड्स, वेरी गुड रुचिका, बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन,
बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जो आइटम्स हैं, दीज आर द आइटम्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कि वो पैसा जो हमने लिया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ, बोरो किया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट सब हेड कौन सा है आपका? Deferred tax liability. Deferred tax Tax liability. इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इसमें ये पॉइंट आ सकता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मेन हेड कौन सा है, ये आ सकता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मेन हेड कौन सा है, कौन सा है इसका मेन हेड? नॉन करंट लायबिलिटी। Non-current liability. बट मीनिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। इसको भी हम टाइम बीइंग छोड़ रहे हैं। देन थर्ड इज, इसके बाद अदर कौन सा है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो ऊपर नहीं आई है वो सारी। एग्जांपल लिखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। Now what is this term? डिबेंचर मतलब लोन, हमने अभी लिखा है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। रिडेम्पशन मतलब, रिडेम्पशन ये हमने किया हुआ है, Repayment. रीपेमेंट, एग्जैक्टली, रीपेमेंट, जस्टिन गुड। रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट, कि जब हमने डिबेंचर की मनी जो है वापस करनी है, रीपे करनी है। प्रीमियम, प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा मनी। अगर सपोज हमने 100 रुपए का डिबेंचर एक लिया है, किसी से 100 रुपए का लोन लिया है, हमने उसको 110 पे करने हैं, 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं, दैट इज प्रीमियम। जितना महंगा हम उसको दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं उसको, वो प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मींस दैट एक्स्ट्रा मनी which we will be going to pay to the debenture holder at the end of the loan period when we will redeem debenture, redemption and premium money. Say debentures have been taken, the loan in the form of debentures has been taken for 5 years. तो आफ्टर 5 years अगर लोन हमने लिया है 1 लाख रुपए का से, और हम पे कर रहे हैं 1,10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया जो है दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। It is other long-term liabilities. Second, इसी की आइटम सेम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। दिस इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट दिस, हु विल कंप्लीट, रेज हैंड प्लीज। मैंने इनकम्प्लीट लिखवाया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। No one is there? Yes, Anirudh. Preference shares, because equity shares can't. Very good, Anirudh. Preference shares, because Anirudh, why? Because equity share can't be redeemed, only Exactly. preference Very share good. can be. Very good, Anirudh. Very good, बच्चे. Because equity shares can't be redeemed. These can be redeemed actually, लेकिन उसको redemption नहीं बोलते हैं. We say it is buyback of shares. वो अलग टर्म है, आ जाएगी बाद में, अभी लिखना मत, कोई बात नहीं। बाय बैक ऑफ शेयर्स ये बाद में आएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कांट बी रिडीम्ड, द शेयर्स व्हिच आर रिडीम्ड आर प्रेफरेंस शेयर्स, सो इट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डन, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, आपका जो सब हेड है दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यही है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मींस दैट प्रोविजन which has been created for a purpose which is to be sold after 12 months. After 12 months. Fine. For example, लिखिए, provision for retirement of benefits. Provision for benefits of retirement of employees. Provision for retirement of employees. Then is provision for earned leaves, earned provision for earned leaves क्या होती है? अगर एम्प्लॉय जो है वो उसको छुट्टियां मिलती हैं सपोज साल की 12, वो 12 लीव्स नहीं ले रहा है, वो से 6 ले रहा है, तो 6 उसकी ऐड हो जाएंगी। एंड व्हेन ही विल गेट रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60, उसको उन छुट्टियों का जो पैसा मिलेगा
दैट इज अर्नड लीव। छुट्टियां कम ली, कंपनी उसको कंपनसेट करेगी कि आपको छुट्टियां हमने दी थी लेकिन आपने ली नहीं, लीजिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, काइंड ऑफ ओवर टाइम वी कैन से। बट मिलता कब है? रिटायरमेंट पे जाके। अब रिटायरमेंट मिल रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज लॉन्ग टर्म। क्लियर? देन इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। वारंटी क्लेम्स, ठीक है। अगर किसी कस्टमर की वारंटी हमें पे करनी पड़ी और कस्टमर ने हमें क्लेम कर दिया, फॉर दैट वट एवर वी हैव प्रोवाइडेड फॉर द मनी विच वी हैव प्रोवाइडेड फॉर, दैट इज द प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, आइटम्स हैं। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट मेन हेड दैट इज करंट लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट सब हेड कौन सा है? short term borrowing, Term borrowings. शॉर्ट टर्म बोरिंग को लॉन्ग टर्म बोरिंग से कंपेयर करिए, जो आपका था नॉन करंट में फर्स्ट सब हेड। लॉन्ग टर्म बोरिंग मींस दैट मनी व्हिच हैज बीन टेकन ऑन लोन फॉर मोर देन 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग लेस देन 12 मंथ्स। आइटम्स नोट करिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकंड इज कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। And third is loan repayable on demand, loan repayable on demand। See, these are the examples of items of short term borrowings। next subhead कौन सा है? Trade payables. trade payables, ट्रेड पेएबल कौन बताएगा मेरे को? ये हमने 11th में किया हुआ। ट्रेड पेएबल्स, Bills payable. incomplete। Who will complete this? Jasmine। Trade bill payables and creditors. Bills payable and creditors, yes, two items are there in trade payables। इसका फार्मूला भी था ना, creditors plus bills payable, तो वही दो आइटम्स हैं। ट्रेड पेएबल में creditors आएगा, एक बिल्स पेएबल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा है? other current current- liability, अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें आइटम्स लिखिए। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड इज एडवांस इनकम्स, एडवांस इनकम्स। थर्ड इज कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स CALLS, कॉल्स इन एडवांस, कि जब हम शेयर होल्डर से पैसा मंगवाते हैं, हमने मंगवाया नहीं होता पैसा अभी, वो पहले ही पे कर देगा, उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। ये भी आपकी करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट आपकी कौन सा सब हेड है? short term Short term provision, provisions. इसमें हमने पहले किया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, वो नॉन करंट में था। अभी आपका आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसकी एग्जांपल लिखिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है। दीज आर द आइटम्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इससे आपकी जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है ये कंप्लीट हो रही है। आप देखिए, दो हेड, मेन हेड इक्विटी की भी हो गई और दो मेन हेड जो है वो लायबिलिटीज की भी हो गई, ठीक है। अभी अगर से क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में, कैसे आएगा वो? जैसे मैंने पहले बताया आपको, मेन हेड्स और सब हेड्स आपसे ये पूछे जाएंगे। आइटम आपको दी होगी, मेन हेड और सब हेड से पूछे जाएंगे, बट कीप इन माइंड उसे सेंटेंस में लिखना है आपको। सेंटेंस में आपके लिखना भी टाइम कंज्यूमिंग है और एग्जामिनर के लिए चेक करना भी डिफिकल्ट है। आप इसको टेबुलेशन फॉर्म में दोगे ऐसे। दिस इज आइटम, इट विल बी देयर, जो आपको दी गई होगी। क्वेश्चन आ गया, ये आपका मेन हेड और ये आपका सब हेड। टेबल बना दोगे, आपके लिए अटेम्प्ट करना इजी है, चेकर के लिए चेक करना तो नहीं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ डिबेंचर, टेल मी द मेन हेड एंड सब हेड। long term borrowing,
मेन हेड पहले बताना है बेटा, अदरवाइज अगर आप सब हेड भी पहले बता दोगे हार्डली मैटर्स। हम यहाँ पे कर रहे हैं मेन हेड, अगर आप सब हेड मेन हेड लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। अभी हम मेन कर रहे हैं Non-current current liabilities, नॉन long term करंट borrowings. अदिति, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट नहीं है ये, नॉन करंट है। एंड हेड long term borrowings. Long term borrowings. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मेन हेड, मेन हेड, reserves and surplus. नो मेन हेड, Shareholders. Shareholders. शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड इज रिजर्व एंड सरप्लस। फाइन, बिल्स पेएबल, current liability, main head is current liability and subhead Trade payable. Trade payable. Trade payable. don't write anywhere equity and liability, that is not, that is neither that main head nor it is subhead। equity and liability साइड नहीं पूछी है यहाँ पे, अगर साइड पूछी गई होगी फिर साइड लिखना। यहाँ मेन हेड सब हेड पूछा गया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी नीड नॉट टू बी मेंशन्ड। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, current liability, Current liabilities, short-term short term Short-term provision. Some provision. बैंक ओवरड्राफ्ट, Current Liability. Short term borrowings. करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग, बिल्कुल ठीक है। एंड देन है आपका से जनरल रिजर्व, shareholder fund, shareholder fund, reserve and Reserve and surplus. surplus. क्लियर हुआ? क्वेश्चन आना कैसे, ही हमने सिर्फ इक्विटी लायबिलिटी साइड करी, ऐसे ही हम कल एसेट साइड भी करेंगे, वो कंप्लीट कर देंगे, हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आना कैसे है, आना ऐसे ही है, आइटम्स दी गई होंगी, मेन हेड सब हेड आपने बताने। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे, अदरवाइज सेकंड्स आर लेफ्ट नाउ, हम मीटिंग वाइट अप कर देंगे। शुड वी एंड द मीटिंग मैम? दिवाली मैम, yes, 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 मैम प्लीज।